बुढ़ापे के धक्के, दर्द भरी कहानी। पापा डाइनिंग रूम में आ जाओ, आपका नाश्ता लग गया है। सबके साथ नाश्ता कर लो, नहीं तो बाद में कहोगे मुझे किसी ने नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। वर्मा साहब की सबसे बड़ी बहू मन्नत ने अपने वृद्ध ससुर को तेज़ आवाज़ में कहा था। क्या बेटा, क्या कहा? श्रीलोक को स्कूल से ले आऊं? ठीक है, ले आता हूं। चेहरे पर विकट बेजारगी के भाव लाते हुए वर्मा जी सोफे से उठने की कष्टप्रद कवायद करने ही वाले थे, लेकिन यूं अपना कहा गलत सुनने पर मन्नत की सहनशीलता जवाब दे गई थी और लगभग चीखते हुए गुस्से वाली आवाज़ में उसने फिर से कहा था, पापा, जब राजे ने आपको 30,000 रुपये की इतनी महंगी मशीन लाकर दी है तो आप उसे हर वक्त क्यों नहीं लगा कर रखते हैं? फालतू में लोगों को परेशान करते हैं। कहो खेत की ओर सुनते हैं, खलिहान को चलो, नाश्ता कर लो। लगभग झिड़कते हुए मन्नत ने उन्हें उठाते हुए डाइनिंग रूम की ओर धकेल सा दिया था। बड़ी भाभी का वृद्ध पिता के प्रति यह रूखा व्यवहार वर्मा जी की बड़ी बेटी सिया को भीतर तक कचोट गया था। सिया बच्चों की परीक्षाओं के चलते महीना भर के लिए मायके आई हुई थी। उसने बड़ी नम्रता से बड़ी भाभी से कहा था, आप चलो, पापा को मैं टेबल तक पहुंचाती हूं। और सिया ने 80 वर्षीय पिता को सहारा देते हुए टेबल तक पहुंचा दिया था और बेहद ममता से उन्हें नाश्ता परोस दिया था। बड़ी भाभी छोटी भाभी दोनों इसरार कर अपने पतियों को नाश्ता करवा रही थी। कभी उन्हें आधा पराठा और लेने की मनहुआर करती तो कभी उनका गिलास संतरे के जूस से लबालब भर देती, लेकिन बूढ़े पिता को एक बार भी किसी ने दोबारा दूसरे पराठे के लिए नहीं पूछा था। भाभीयों के इस रूखे व्यवहार से सिया भीतर तक हिल गई थी और उसने पिता से पूछा था, पापा, आधा पराठा और दे दूं? जवाब में हाँ करते हुए पिता ने बड़े हुलस कर सिया के हाथ में रखे हुए पराठे की ओर देखा था और कहा था, लेकिन मन्नत तो मुझे रोज़ बस एक पराठा ही देती है, दूसरा मांगता हूँ तो कहती है पेट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, आधे पराठे में कोई पेट वेट नहीं खराब होने वाला है। यह कहते हुए सिया ने पिता की प्लेट में आधा पराठा रख दिया था कि तभी झपटते हुए मन्नत ने आधा पराठा उठा लिया था और चिल्लाकर सिया से बोली थी, अरे सिया, यह गजब ना करना। अभी आधा पराठा खाते ही इन्हें 5-6 दिनों तक दस्त लग जाएंगे और दस्तों की वजह से कभी कभी तो कपड़े तक खराब कर देते हैं। फिर उन्हें धुलवाने के लिए जमादारीन की लाखों मिन्नतें करनी पड़ती हैं। फिर तीनों वक्त इनके लिए खिचड़ी दलिया बनाने की आफत करनी पड़ती है। नहीं नहीं, महज आधे पराठे से कुछ नहीं होगा। मेरे पास हाजमे की कुछ गोलियां रखी है, पापा को मैं वो गोलियां दे दूंगी। ठीक है सिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे आगे आज तक किसी की चली है जो आज चलेगी? तुम्हारे आगे कोई कुछ कह सकता है भला? तनिक मुंह बनाते हुए बड़ी भाभी ने कहा था। पूरा घर दोनों भाइयों भाभियों की इच्छाओं आकांक्षाओं की दूरी पर चक्कर काटता। दोनों भाई भाभी किसी बात पर जोरों से हंस रहे थे और घर के नौकर भाग भाग कर दोनों भाई भाभियों की सेवा में लगे हुए थे और वृद्ध पिता एक कोने में अपनी धुंधली दृष्टि वाली आँखों को मिचकते हुए बिना दांतों वाले बोबले मुंह से खाने के लिए कौर सप्रयास चबाते हुए बेहद निरी और बेबस नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर अनायास सिया के जहन में पुराने दिन कौंध उठे थे, जब घर में पापा का एक छत्र साम्राज्य था और वह इस घर की एकमात्र सत्ता थे। उनकी मर्जी के बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता था। पापा बेहद जिंदा दिल और खुशमिजाज इंसान थे। हर वक्त अपनी मज़ेदार और लच्छेदार बातों से घर में चहल पहल भरा माहौल बनाए रखते थे। उसे आज तक याद है, अपने सौम्य शालीन खुशमिजाज व्यक्तित्व की वजह से वह माँ और बेटियों की चाहत का एकमात्र केंद्र बिंदु थे। जब कभी पापा सरकारी काम से दौरों पर जाया करते थे तो उनकी अनुपस्थिति में जैसे घर की सारी जीवंतता और रौनक चली सी जाती थी। लेकिन आज वही पापा वृद्धावस्था, कम सुनने और याददाश्त कमज़ोर हो जाने की वजह से अपने बहुमुखी चुंबकीय व्यक्तित्व की सारी सुगंध और जिजीविषा खो बैठे थे, जिसकी किसी को कोई कदर नहीं रही थी, परवाह नहीं रही थी। उधर जब भी सिया पिता के पास बैठती वह उससे बेटे बहुओं की आलोचना करते नहीं थकते। बेटा, अभी मैं सिर्फ 80 साल का हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे घर पर एक अनचाहा बोझ बनाकर एक कोने में पटक दिया है। पिछले साल तक मैं अपने एक ऑफिस में बैठा करता था, वहाँ का कामकाज मैं ठीक ठाक संभाल रहा था, लेकिन इस साल न जाने क्यों इन्होंने मुझसे कह दिया, पापा बहुत काम कर लिया आपने,
अब आप घर बैठो, लेकिन बेटा घर पर बैठे बैठे मैं बुरी तरह उकता गया हूँ। ऐसे तो मेरे शरीर में जंग लग जाएगी। बेटा तू ही इन दोनों भाइयों से कहकर किसी ऑफिस में मेरे बैठने का इंतज़ाम कर दो। पापा की परेशानी सुनकर सिया समझ गई थी उनकी परेशानी की जड़ थी उनका ऊंचा सुनना और याददाश्त कमज़ोर होना। इसकी वजह से उनको किसी ऑफिस में तो हरगिज़ नहीं भेजा जा सकता, तो पापा को घर पर ही व्यस्त रखना होगा, जिससे वह ज़िंदगी में फिर से रुचि लेते हुए अपना समय गुजार सके। वह अगले ही दिन से पापा की ज़िंदगी का ढर्रा एक निश्चित दिशा में ढालने के प्रयास में जी जान से जुट गई थी। अगले ही दिन सुबह उठते ही भतीजे नील और भतीजी धरा और पापा के साथ वह टहलने चली जाया करती तथा हल्की फुल्की बातें छेड़ दिया करती, जिसमें पापा नील और धरा सहज स्वाभाविक रूप से हिस्सा लेने लगे थे। सुबह की सैर के बाद वह पापा के साथ घर के सामने लगे विशाल बगीचे में पेड़ पौधों की साज संभाल में व्यस्त हो जाया करती। छोटे पौधों को बेनसाई में बदलना उसका प्रिय शगल था। उसकी भतीजी धरा भी उससे पापा के साथ बोनसाई बनाना सीखने लगी थी। इस तरह सुबह के 2-3 घंटे बगीचे की साज संभाल और बोनसाई बनाने में बीतने लगे थे। सिया ने पापा को घर के पास के पुस्तकालय का सदस्य बनवा दिया था, जहां से पापा स्वयं अपनी पसंद की किताबें पढ़ने के लिए ले आया करते थे। सिया ने घर का एक कंप्यूटर पापा के कमरे में लगवा दिया था और वह धीरे धीरे उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखा रही थी। करीबन 10 दिनों में ही पापा कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना सीख गए थे। सिया ने कई सोशल साइट्स पर उनकी दोस्ती उनके हम उम्र दोस्तों से करवा दी थी तथा दूसरे शहर में रह रहे बेटे और बेटी से इंटरनेट पर आमने सामने बात करना सिखा दिया था, जिससे उनका अकेलापन बहुत हद तक दूर हो गया था और अब वह अधिकतर अपने रिश्तेदारों से बातों में व्यस्त रहा करते थे। सिया देख रही थी कि उसके प्रयास रंग लाने लगे थे और कुछ ही दिनों में वह बहुत खुश और संतुष्ट नजर आने लगे थे। आबिया भी अब उनसे ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करती थी। महीने भर का वक्त मानो पंख लगाकर बीत गया था और सिया के घर जाने की घड़ी आ पहुंची थी। पापा के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेते वक्त पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर भरे गले से कहा था, तुझ जैसी बेटी ईश्वर हर किसी को दे। तूने मेरा बुढ़ापा संवार दिया बेटी। तुझे जीवन की हर खुशी मिले। और सिया का मन अथाह सुकून और संतुष्टि से एहसास से मुदित हो उठा था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।